हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वी आर हियर विद अनदर वीडियो। और जो रहने वाली है आज की डिस्कशन टॉपिक हमारा रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस की बात करेंगे हम, और लास्ट में आपको 30 MCQ भी देखने को मिल जाएंगे। जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं SSC, JK SSB, PSC हो गया, रेलवे, JKP कांस्टेबल, ठीक है, और JK PSI के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन रहने वाली है। सबसे पहले आप सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सतत विकास। ठीक है, मतलब इस तरह से विकास करना है आपको कि आप जो है रिसोर्स का डिग्रेडेशन नहीं होने देना है, उनका डिप्लीशन नहीं होने देना है। अपनी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स फुलफ़िल के साथ साथ आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको बचा के रखना है, यानी उनकी नीड्स के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इस तरह के विकास को हम क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये किसने बोला था? UNCED ने, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये आप याद रखोगे, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद देखो, एडवर्ड बार्बियर के एक हमारे पर्सन थे, ठीक है, इन्होंने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि आप लिविंग स्टैंडर्ड जो है पुअर का ग्रास रूट लेवल पे उसको इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ा दो, उनकी क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करो। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रॉपर उनको प्रोवाइड करो। सैनिटेशन, साफ़ सफाई, साफ़ फूड, साफ़ खाना। उसके बाद वाटर सप्लाई, ठीक है, प्रॉपर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी आप उनको प्रोवाइड करोगे। यानी जो बेसिक सर्विसेज होती हैं वो आप उनको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, जिससे क्या होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे जाके हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग। ठीक है, और उससे पहले जो सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके जो 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम देखेंगे इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक, तो उसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप कम कर दो सोसाइटी के अंदर, जैसे पॉवर्टी जो है ये आपको कम करनी है। ठीक है, और एक होती है हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो याद रखना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है ये वो वाली पॉवर्टी होती है कि जब कोई भी पर्सन जो है अपनी बेसिक नीड्स फुलफ़िल ना कर पाए, यानी जैसे शेल्टर हो गया, ठीक है, और क्या चाहिए उसको? फूड चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा। मतलब अगर ये तीनों चीज़ें भी वो नहीं मिल पा रही हैं उसको, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो पॉवर्टी आप कम करोगे। ठीक है, रिसोर्स का जो डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, कि आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण रिसोर्स को ख़त्म कर रहे हो, ये आपको मिनिमाइज़ करना है, इनको ख़त्म नहीं करना है। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आपको यूज़ करनी है। ठीक है, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या रिसोर्सेज जो है वो आप यूटिलाइज़ करोगे। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जो हो रहा है, ठीक है, ये भी आपको नहीं होने देना है। इन्वायरमेंट को कंजर्व करो, और सोसाइटी के अंदर जो भी इंस्टेबिलिटीज़ हैं इनको आप कम करोगे। जैसे हमारी बहुत सारी इनक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे पैसे के आधार पर होता है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस आती हैं, जहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, कुछ के पास कम है। ठीक है, तो ये सारी जो इंस्टेबिलिटीज़ हैं सोसाइटी के अंदर, ये आप रिड्यूस करो। उसके बाद स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बताया इन्होंने कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आप यूज़ करोगे। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जो कि पोल्यूशन फ्री होते हैं। ठीक है, ये पोल्यूशन काज नहीं करते, और इनका यूज़ जो है वो टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमने शुरू करा है। ठीक है, उससे पहले नहीं था। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कि जिनका यूज़ हम कर रहे हैं एक लॉन्ग टाइम से। ठीक है, जैसे कोल हो गया, ठीक है, ये हमारे जो है वो बहुत पुराने टाइम से यूज़ में है। और वहीं पे देखो LPG हो गया, CNG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाइड्रो एनर्जी हो गया, विंड पावर, सोलर एनर्जी, इन सभी का यूज़ जो है वो हम टेक्नोलॉजी के आने के बाद ही कर पाए हैं। ठीक है, यानी अभी लेटेस्ट इनका यूज़ शुरू हुआ है। बायो कंपोस्टिंग आप, यानी जो भी फर्टिलाइज़र है वो आपको नहीं यूज़ करना है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं हमारे, ठीक है, इनका यूज़ आप नहीं करोगे। उसके बजाय आप बायो कंपोस्टिंग यानी मैन्योर जिसको कहते हो आप, ठीक है, जो सड़ी हुई सब्जियों से बनाते हो आप या काऊ डंग से बनाते हो, ठीक है, बायो पेस्ट कंट्रोल का यूज़ करोगे, केमिकल पेस्टिसाइड आप यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, और आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब वहाँ पे आप बिल्कुल ही टोटली बेस्ड ऑन नेचुरल
चीज़ों के हिसाब से आप फार्मिंग करते हो, ठीक है, कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करते हो वहाँ पे आप, तो वो हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक फैक्ट जो है हमारा कि फर्स्ट स्टेट जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चल रही है वहाँ पे, तो वो आ जाएगा हमारा सिक्किम, ठीक है। इसको 2016 में डिक्लेयर कर दिया था कि इसने 100% जो है वो अटेन कर लिया कि ये टोटली फार्मिंग जो हो रही है वहाँ पे ऑर्गेनिक मेथड के आधार पर हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होंगे सस्टेन डेवलपमेंट गोल के या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सॉरी गोल अभी बात नहीं हुई है। तो प्रिंसिपल यानी क्या क्या सिद्धांत हैं, तो पॉपुलेशन को आपको कंट्रोल करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। ह्यूमन अपने आप में खुद एक रिसोर्स है, ठीक है, जैसे कि उसकी स्किल्स आ जाएगी, उसकी नॉलेज, ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव जो है वो साबित हो सकता है सोसाइटी के लिए, उसके वेलफेयर के लिए। पार्टिसिपेटरी अप्रोच होनी चाहिए कि सभी मिलके जो है वो एक्शन लो, एंड इकोसिस्टम को आपको कंजर्व करना है। प्रोग्रेसिव सोशल ट्रेडिशन एंड कल्चर, ठीक है, इसको भी प्रिजर्व करके रखना है आपको। इकोसिस्टम आप सबको पता होगा, जिनका बैकग्राउंड नहीं है साइंस से, तो ये थोड़ा आप देखो यहाँ पे। इकोसिस्टम होता है कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनका क्या रिलेशन है नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से, ठीक है। जैसे आप रह रहे हो, ठीक है, आपका नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, ठीक है, आप घर पे रहते हो, ठीक है, वहाँ पे हवा ऑक्सीजन लेते हो आप, ठीक है, तो वो क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट हमारा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी, जैसे लैंड हो गया, सॉइल हो गया, तो ये सारे क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। इनके साथ आपका क्या रिलेशन है, तो ये आ जाएगा हमारा इकोसिस्टम। और स्टडी ऑफ इकोसिस्टम को बोलते हैं हम इकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पिलर्स आ जाएंगे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो इसके 3 पिलर हैं जिनको हम कंपोनेंट भी कहते हैं, यानी भाग, ठीक है। सबसे पहला आएगा इन्वायरमेंटल, दूसरा सोशल, तीसरा इकोनॉमिक। इन्वायरमेंटल में वही इन्वायरमेंट के रिलेटेड आ जाएगा कि आपको वेस्ट प्रोडक्शन कम करनी है, वेस्ट वाटर जो है उसका भी पानी को पोल्यूट नहीं करना है, ठीक है। और अगर वेस्ट वाटर है कहीं से तो उसको आपको डायरेक्टली जो है वो रन ऑफ, यानी आपको उसको रिवर्स के अंदर नहीं जाने देना है, पहले उसका आप ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। जब हम वाटर पढ़ेंगे आगे साइकिल्स, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इसके बारे में भी, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल करना है आपको, ठीक है, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो इनका आप यूटिलाइज़ करोगे। उसके बाद सोसाइटी की बात करें यानी सोशल सामाजिक, तो वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में प्रॉपर प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करोगे आप, और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो भी ह्यूमन हेल्थ पे हैं, जो भी फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिनका यानी नेगेटिव इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे, उनको आप क्या करोगे, कम करोगे। थर्ड पिलर आ जाएगा इकोनॉमिक, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इनमें से बताओ कौन सा पिलर नहीं है, तो याद रखना पर्यावरण पहला, सामाजिक और आर्थिक। न्यू मार्केट्स, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ा दोगे आप। एफिशिएंसी होता है कि आप जो है वेस्टेज कम करोगे, वेस्टेज रिसोर्स का नहीं करोगे, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करोगे, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करोगे बेहतर तरीके से, ठीक है, और रॉ मटेरियल एंड एनर्जी इनपुट भी कम करोगे आप। उसके बाद आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जो कि दी गई थी 1789 के अंदर, मेल्थस नाम के द्वारा पर्सन थे, उनके द्वारा दी गई। उन्होंने बोला कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी जो उसकी ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ रही है, जैसे कि मतलब दुगनी होती जा रही है। जैसे पहले 2 से 4 जैसे लिख रखा है, 4 का 8, 16 ऐसे करके बढ़ रही है, लेकिन जो रिसोर्सेस हैं वो ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से चल रहे हैं, यानी 1 2 3 4। पॉपुलेशन बढ़ रही है ऐसे, रिसोर्स बढ़ रहे हैं ऐसे, या तो बिल्कुल ही डिप्लीट होते जा रहे हैं। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, रिसोर्स की डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, और इससे क्या होगा, रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था, किसने, मेल्थस ने 1789 के अंदर। उसके बाद 1972 में हमारी होती है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। स्टॉकहोम कहाँ पे है ये आप याद रखोगे, स्वीडन के अंदर, ठीक है, ये याद रखना है आपने। यहाँ पे पहली बार जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, टर्म इसको कॉइन किया गया था, ठीक है, तो ये आप याद रखोगे थोड़ा। और इसको बोला जाता है, याद रखना, यूएन कॉन्फ्रेंस, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972। इसके बारे में थोड़ा आगे और इलेबोरेट में पढ़ेंगे हम, यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद देखो यहाँ पे 1972 में हमारा यूएनईपी जो है वो सेटअप किया गया। यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन
एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। 1987 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बेस्ड पर हमारा अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, 1992 में। 1987 में क्या हुआ, ब्रुटलैंड कमीशन बनी एक, ठीक है। उन्होंने एक रिपोर्ट दी, ठीक है, जिसका नाम यानी टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, और इन्होंने सबसे पहले डिफाइन करा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ये भी याद रखोगे आप। तो ये क्वेश्चन आता है कि पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कहाँ किया गया है, तो ब्रुटलैंड कमीशन के द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट इसका दूसरा नाम है, ये भी आप याद रखोगे, क्या, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उसके बाद इसी के आधार पर क्या हुआ, 1992 में रियो समिट हुआ, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। इसको अर्थ समिट भी कहते हैं, और UNCED इसको बोलते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसका नाम भी याद रखना कि पूछा जाता है कि बताओ UNCED जो है किस समिट को बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, अर्थ समिट 1992 ये चला था हमारा 3rd to 14th जून 1992 में, ठीक है। और जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट था उसका नाम था एजेंडा 21, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ एजेंडा 21 जो डॉक्यूमेंट था ये किस कॉन्फ्रेंस का जो है वो डॉक्यूमेंट था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रियो समिट जो हमारा हुआ था 1992 में। उसके बाद आ जाएगा 1997 में क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हुआ था जापान में, क्योटो जापान। यहाँ पे याद रखना है कि इनका मेन टारगेट यही था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हो रही है, ठीक है, इसको हम कम करेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखो, इसके बारे में आपको कन्वेंशंस के अंदर देखने को मिल जाएगा। बस इतना याद रखो, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जिससे क्या होता है, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर इनकी कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो ये रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है एवरेज से ऊपर। ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेन गैस होती है इनमें, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2000 में क्या हुआ, हमारे मिलीनियम समिट हुआ, और UN ने कुछ मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स दिए, जो कि कितने थे, हमारे 8 गोल्स थे। ये आप याद रखोगे, कितने थे, 8 गोल्स। और 2001 से लेके 15 तक चले ये, ठीक है। और इसमें हमारे 8 गोल्स थे, ठीक है। यहाँ से भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इनमें से बताओ कौन सा मिलीनियम डेवलपमेंट गोल नहीं था, ये कौन सा है, या फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। अब इनको आप याद कैसे रखोगे, ठीक है, तो उसके रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अभी ध्यान से सुनने आप लोगों को, चीज़ों को रिलेट करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो बेस यानी ग्रॉस रूट लेवल पे हम क्या करते हैं, पॉवर्टी को ख़त्म करना हमारा पहला टारगेट होता है, कि पॉवर्टी यानी गरीबी में कोई भी नहीं रहना चाहिए। तो इसको ख़त्म करो आप पॉवर्टी को, और जब देखो पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी तो लोगों के पास क्या आ जाएगा, पैसा, ठीक है। अब लोग जो है वो खाना खरीद पाएंगे, यानी प्रॉपर खा पाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी हंगर भी मिट जाएगी। तो पहला ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, पॉवर्टी और हंगर कम करनी है आपको, ठीक है। ये पहला मिलीनियम डेवलपमेंट गोल था हमारा, डन। तो वही आ जाएगा कि पॉवर्टी को ख़त्म करो, ठीक है। जब आप पॉवर्टी ख़त्म कर दोगे तो हंगर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब उनके पास इनकम सब कुछ आ गया, रिसोर्स अफोर्ड कर पाएंगे वो। अब देखो जब ये सारी चीज़ें होगी, अब पैसा आ गया, ठीक है, हंगर यानी हेल्दी हो जाएंगे थोड़े, है ना, खाना मिल रहा है प्रॉपर, तो एजुकेशन भी वो ले पाएंगी। अब पैसा भी आ गया, ठीक है, पॉवर्टी हट गई। तो सेकंड गोल क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन आप उनको प्रोवाइड करोगे। उसके बाद देखो जब एजुकेशन कोई अटेन कर लेता है, तो ट्रिक बता रहा हूँ साथ साथ में, कि जब कोई एजुकेशन मिल जाती है किसी को, या हर बंदा या हर इंडिविजुअल जो है वो पढ़ लिख जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जेंडर इक्वलिटी, है ना। भेदभाव जो है वो, यानी आप अगर क्वालिटी एजुकेशन गेन करते हो तो आपके अंदर बहुत सारी जो मॉरल एथिकल क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप हो जाती हैं, इनको वैल्यूज़ कहते हो आप। तो इससे क्या होगा कि आप भेदभाव नहीं करोगे, है ना, पढ़े लिखे भेदभाव नहीं करते। तो जेंडर इक्वलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और वुमेन एम्पावरमेंट, सबको बराबर का मौका मिलेगा, वुमेन हो मैन हो। देन इससे क्या होगा, देखो आप ध्यान रखना यहाँ पे, जब वुमेन पढ़ लिख जाएंगी तो जो चांसेस होते हैं ना कि बहुत सारा अबॉर्शन वगैरह करवा लेते हैं, या फीमेल फोर्टिसाइड, तो पहले क्या होता था, ये चीज़ें करवा लेते थे कि अगर लड़की है तो, है ना, आपने सुना होगा। तो ऐसे थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ मैं। इससे क्या होगा, चाइल्ड मॉर्टेलिटी कम करनी है आपको। जब पढ़ लिख जाएंगी तो मॉर्टेलिटी, बच्चों को नहीं मारने देंगे वो, है ना। तो ये आप ट्रिक रिलेट कर सकते हो। तो हमारा फोर्थ गोल क्या था मिलेनियम, कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी, जो बच्चों की डेथ हो जाती है 1 ईयर से नीचे या पैदा होते ही, वो आप कम करोगे। मॉर्टेलिटी क्या होता है, डेथ रेट, ठीक है।
डेथ रेट, ये याद रखना आप लोगों ने। और यहाँ पे बोला है चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो मतलब बच्चों का जो डेथ रेट है, तो ये कम करना है, ठीक है। अब बच्चों का डेथ रेट तभी कम होगा जब हमारी यानी उनकी जो माएँ हैं वो स्वस्थ होंगी। तो फिफ्थ गोल क्या आ जाएगा कि आपको मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो ऐसे ट्रिक से याद रखो कि मोर्टेलिटी को तभी कम कर सकते हैं जब उनकी माएँ जो हैं वो यानी उनकी जो मदर हैं वो स्वस्थ होंगी। तो इसका आ जाएगा इम्प्रूव करो उनकी मैटरनल हेल्थ। देन आ जाएगा अब मैटरनल हेल्थ को बचाना है हमें, ठीक है। अगर माँ को बचाना है तो उनको पहले बीमारियों से बचाना पड़ेगा। तो सिक्स्थ हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या था कि कम्बैट HIV एड्स, ये हमारा HIV वायरस होता है जो एड्स को काज करता है, ठीक है। मलेरिया, इन बीमारियों से आपको बचाना होगा। तो 6 जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था वो था कम्बैट HIV एड्स मलेरिया, यानी बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, ठीक है। देन आ जाएगा देखो बीमारियों से या बीमारियां फैलने से कैसे रोक सकते हैं हम अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सफाई रख के, ठीक है, उसको एकदम कंजर्व करके। अगर नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट होगा तो आप ऑक्सीजन प्रॉपर लोगे, ठीक है। तो वही आ जाएगा कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। डन, कि इन्वायरमेंट का आप सही से यूज़ करोगे। तो इसी के साथ रिलेट कर लो, ठीक है। अगर ये मलेरिया मॉस्किटो से होता है, ठीक है, एनोफिलस एक मॉस्किटो होता है, फीमेल मॉस्किटो होता है जो कि प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करने वाला एक एजेंट होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ होता है ये, इससे ये डिज़ीज़ होती है, ठीक है। तो ये मलेरिया जो है मच्छर से हो रहा है, तो मच्छर को तभी रोक सकते हैं जब आपका इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन होगा। तो 7th क्या आ जाएगा कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, यानी इन्वायरमेंट का आप सही तरीके से यूज़ करोगे, ठीक है। डिग्रेडेशन नहीं करना है, उसको कंजर्व करके रखना है। और जब ये सारी चीज़ें किसी कंट्री के अंदर हो जाएंगी तो हम दूसरे कंट्री के साथ मिल के भी काम करना शुरू कर देंगे। तो लास्ट आ जाएगा ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो ऐसे करके आप इनको ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो ये हमारे 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। उसके बाद क्या हुआ 2002 में जो हमारा रियो समिट हुआ था ना, अर्थ समिट, उसी का असेस करने के लिए, आंकलन करने के लिए कि कितना हमने अचीव करा, ठीक है। तो हमारा आया क्या, रियो +10 जो कि 2002 में आया, ठीक है। ये जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन भी इसको कहते हैं और इसका नाम था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये याद रखना है आपको, इसका नाम था वर्ल्ड समिट। और इसके बाद जो आएगा हमारा +20, इसका नाम था UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी याद रखोगे आप। और ये 10 ईयर असेसमेंट ऑफ रियो आउटकम, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिख रखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लॉन्च किए गए, टाइटल था द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। और 2012 में ही इनको जो है वो वहाँ पे फ्रेम कर दिया था, ठीक है। रियो +20 जो हमारा हुआ था, 20 ईयर एनिवर्सरी जो हुई थी अर्थ समिट की 2012 के अंदर, वही लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इसको बोलते हैं UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लॉन्च कर दिया था, ठीक है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे हमारे, याद रखना आपने। 169 टारगेट थे, ये भी आपसे पूछा जाता है। और 306 नेशनल इंडिकेटर थे जिनसे हम पता करते थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, यानी जिससे हम पता कर सकते हैं, इंडिकेटर। उसके बाद याद रखना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एजेंडा था, जो भी हमारे UN के मेंबर हैं, ठीक है, 194 हो गए, 193 थे, इन सभी ने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, 2012 के अंदर रियो +20 जो हमारा हुआ था, ठीक है। ये आप याद रखोगे। उसके बाद याद रखना है आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब इन्फोर्स नहीं करते आपको कि हाँ आपको करना ही करना है ये, लेकिन एज आप एथिकल मॉरल वैल्यूज़ को माइंड में रखते हुए ये सारी चीज़ें आपको करना ज़रूरी है, अचीव करना ज़रूरी है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आपको बढ़ाना ज़रूरी है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मेन मुद्दा, ठीक है, वो है हमारा 2015 में हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एकदम ओके हो गए और इफेक्ट फ्राम 1 जनवरी 2016 से ये केम इनटू फोर्स। और इनको अचीव करने की डेडलाइन थी 2030 तक हम इनको अचीव करेंगे, ठीक है। देन आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फंड जो हमारा है उसको डेवलप किया गया, ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया 2014 के अंदर। इनका मेन काम यही था कि ये फ़ंड प्रोवाइड करते थे जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी। अब आ जाएंगे हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो याद रखना है आप इनको, मैं याद अभी आपको करवाऊंगा कि कैसे आपको इनको रिलेट करना है, ठीक है। तो देखो वहाँ पे हमने देखा था मिलेनियम में पहला क्या था, नो पॉवर्टी एंड हंगर, पॉवर्टी एंड हंगर था पहला। तो बस इसको तोड़ दिया इन्होंने, 2 कर दिए इसके, ठीक है। तो इसको अगेन आप ट्रिक से करोगे
कि पहला तो आपको गरीबी बिल्कुल ख़त्म करनी है, ठीक है। तो जब गरीब नहीं रहेगा कोई तो वही आ जाएगा कि वो भूखा भी नहीं रहेगा, ठीक है, खाना खा पाएगा, प्रॉपर चीज़ें अफोर्ड कर पाएगा, ठीक है। जब वो भूखा नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो थर्ड हमारा था कि आपको गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए सोचना है, ठीक है, अपने जो भी इंडिविजुअल हैं, ठीक है, सोसाइटी में कम्युनिटीज़ हैं। अब देखो कोई हेल्दी हो जाएगा तो वो प्रॉपर एजुकेशन ले पाएगा, ठीक है, पढ़ पाएगा अच्छे से, ठीक है, दिमागी तौर से, यानी उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, हर तरीके से वो फिट होगा, तो क्वालिटी एजुकेशन ले पाएगा। तो फोर्थ क्या था कि आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अब जब कोई एजुकेट हो जाएगा, यानी उसको एजुकेशन मिल रही है क्वालिटी, ठीक है, तो वही आ जाएगा फिर क्या, जेंडर इक्वालिटी, जो कि ऊपर भी था, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी मतलब जब कोई पढ़ जाता है, ठीक है, अच्छी पढ़ाई कर लेता है, ठीक है, तो बहुत सारी वैल्यूज़ अपने अंदर वो सीखता है, ठीक है, फिर वो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर वायलेंस हो गया, ये चीज़ें वो नहीं करता है, ठीक है, और सबको बराबर मानता है। तो फिफ्थ क्या था कि आप जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करोगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, ठीक है। तो इनको ट्रिक के साथ याद रखो। क्वालिटी एजुकेशन के बाद क्या आ जाएगा कि पढ़ जाएगा वो और अच्छी क्वालिटी सीखेगा, फिर वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा वो, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी, अब जेंडर इक्वलिटी आ जाएगी तो आप देखो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा किसी के साथ, ठीक है, तो सब जो है वो एक जगह से, एक कुएं से पानी पी पाएंगे, ठीक है, मतलब एक कुएं से पानी ले पाएंगे। तो वही आ जाएगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्या था, 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब पानी से काम नहीं चलेगा, ठीक है, पानी से काम नहीं चलेगा, आपको उनको खाना बनाने के लिए सिलेंडर देने पड़ेंगे। तो सिलेंडर मतलब ऐसे याद रखो कि क्लीन वाटर के बाद क्या आएगा हमारा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डन। तो 7th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था हमारा। अब जब उनको एनर्जी मिलेगी, यानी खाना बनाने के लिए सिलेंडर मिल गया, ऐसे ट्रिक याद रखो, एलपीजी सिलेंडर तो मिल गया लेकिन अब पैसा भी तो चाहिए थोड़ा बहुत, तो पैसा कहाँ से आएगा, काम से। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आपको करनी है, ये 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था। तो डिसेंट वर्क आप दोगे, जैसे उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी करोगे। अब वर्किंग कंडीशन तो अच्छी कर दी, लेकिन करोगे कहाँ पे, तो करेंगे हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे वो काम करेंगे। तो 9 क्या आ जाएगा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कि इंडस्ट्रीज़ इनोवेशन, यानी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लेके आओगे आप और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी जहाँ पे वो काम करते हैं इंडिविजुअल, वहाँ पे भी इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे भी लड़ाई वगैरह होती है कि कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, तो वो आपको इनइक्वालिटीज़ ख़त्म करनी है, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो 10 क्या आ जाएगा, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, ठीक है, असमानताएं जो हैं वो आपको कम करनी है। उसके बाद जैसे इनकम के आधार पर हो सकता है, स्टेटस के आधार पर हो सकता है, या फिर कास्ट के आधार पर, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये 10 में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब हमारी इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, अभी हम जाएंगे कहाँ पे, सिटी की तरफ, ठीक है, हर जगह मतलब हर सिटी में, हर कम्युनिटी में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो आपको कम करनी है। तो 11 क्या आ जाएगा, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, वो ट्रिक बताया था मैंने कैसे रिलेट करोगे, ठीक है। तो सिटीज़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है आपको, ठीक है, पार्क वगैरह हो गए, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रॉपर कंजर्व करना है, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा कि सिटी में जो लोग रह रहे हैं वो उतना ही बनाएंगे जितना वो खाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि सिटी में जो लोग रहते हैं वो उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितना वो कंजप्शन करना चाहते हैं, वेस्टेज नहीं करनी है। तो 12 क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, डन। उसके बाद देखो ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और वेस्टेज कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं, पोल्यूशन, ठीक है, और इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, पानी में जो है वो यानी वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको बोलेंगे कि अभी हम ना क्लाइमेट ये जो बदल रहा है, ठीक है, चेंज आ रहा है क्लाइमेट के अंदर, ये पोल्यूशन के कारण, ठीक है, या ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, इसको अभी हम रोकेंगे। तो अभी 13 क्या आ जाएगा, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। अब क्लाइमेट एक्शन के अंदर आ जाएगा कि हमको दो चीज़ें देखनी है, एक तो पानी में जो लाइफ है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना, यानी एक्वेटिक लाइफ, और लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, 15 आ जाएगा। तो ऐसे ट्रिक से याद रखो क्या, क्लाइमेट एक्शन, लेकिन उसमें भी दो चीज़ें, पहले तो वाटर वाली लाइफ और दूसरा लैंड वाली। तो 14 आएगा वाटर, 15 आ जाएगा लाइफ ऑन लैंड। उसके बाद देखो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो जो एक देश है वो क्या हो जाएगा, शांत, ठीक है, यानी शांति का प्रतीक,
जस्टिस मिलेगा सबको और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन आ जाएगा हमारा 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब जब ये सारी चीज़ें एक देश के अंदर शांति है, जस्टिस मिल रहा है सबको, ठीक है, तो फिर हम जो है वो दूसरे देश के दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। तो देन आ जाएगा पार्टनरशिप फॉर गोल्स, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप, कि अभी मिल के हम जो है वो काम करेंगे। तो ट्रिक से याद रख लो, पीस शांति आ जाएगी तो हम दूसरे देशों के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। तो ये ट्रिक था इनको लर्न करने का कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये टफ़ है। अब इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि लाइफ बिलो वाटर जो है वो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो एकदम सीक्वेंस में करो और इनकी प्रॉपर जो नंबरिंग है वो आपको याद होनी चाहिए। बाकी सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद याद रखना आपने ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी डेवलप किया गया था या इस्टेब्लिश किया गया रियो अर्थ समिट में ही 1992 में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और इसको मैनेज कौन कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक हो गया और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये इसको मैनेज करता है। इसका काम क्या होता है कि ये फ़ंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और वो भी जो प्रोजेक्ट लेके आते हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन करने के लिए, या फिर जो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी या इन्वायरमेंट के रिलेट जो भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको ये फंड देता है, ठीक है, याद रखना है आपने। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी डेवलप कब करा इसको? 1992 में, या इस्टेब्लिश कब हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे इंडिया की बात करें सस्टेन डेवलपमेंट गोल की, तो इंडिया में इनका प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंट तक कौन करता है? नीति आयोग। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ठीक है। उसके बाद ये कवर करता है 13 सस्टेन डेवलपमेंट गोल को आउट ऑफ 17, और 12, 13, 14, 17 को ये छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद याद रखोगे आप थोड़े से इसके बारे में फैक्ट कि नीति आयोग हमारा 2015 में आया, ठीक है, और इसका पहले नाम होता था प्लानिंग कमीशन, या प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस करा, ठीक है, ये आप याद रखोगे। और प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में। इसको बोला जाता है थिंक टैंक, ठीक है, थिंक टैंक बोलते हैं इसको, क्योंकि यही सोच विचार करके प्लानिंग करता है, ठीक है। और जो हमारे 5 ईयर प्लान आते थे, ठीक है, वो कौन इम्प्लीमेंट करता था? प्लानिंग कमीशन, ठीक है, याद रखना है। और इसका हेड यानी चीफ यानी चेयरमैन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये भी आप याद रखोगे। और प्लानिंग कमीशन को जो लेके आए थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद याद रखोगे आप कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है, इंडिया इंडेक्स, इसको रिलीज़ कौन करता है? नीति आयोग। फर्स्ट एडिशन कब इसका रिलीज़ किया गया था? 2018 में, सेकंड 19 में, थर्ड 2021 में, ये आप याद रखोगे। उसके बाद इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी गोल्स आपको बता ही दिए हुए ऊपर। अब कुछ स्कीम्स आई हमारी, जैसे मनरेगा हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसका फुल फॉर्म आप लिख लोगे। और ये हमारा आया था 23 अगस्त 2005 के अंदर, एंड लॉन्च हुआ ये 2 फेब 2006 में। और इसमें वही आ जाएगा कि आपको 100 डेज़ का गारंटी वर्क मिलेगा, ठीक है। फिर आया हमारा NFSA, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो हमारा आया था जुलाई 5 2013 में आया, ठीक है। इसमें क्या था कि आप जो है जो फूड की शॉर्टेज है वो नहीं होने दोगे, ठीक है, देश के अंदर, मेन इनका ये था। और जो भी हमारे BPL होते हैं, AAY होते हैं, अंत्योदय अन्न योजना जो है, तो इनको आप जो है वो TPDS या PDS का, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमारे डिपो होते हैं, और TPDS की फुल फॉर्म है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे फूड। उसके बाद आएगा हमारा स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, इसका 10 जो हमारा लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014, और 20 आया इसका अर्बन 2021 में, ठीक है। और देन आएगा अमृत, ठीक है, इसका यही था कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2015 में आया। इसमें वही था कि आप सिटीज़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे, पार्क्स वगैरह हो गया, ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद आएगा HRIDAY, इसका मतलब क्या था? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगुमेंटेशन योजना, कि जो हमारी सिटीज़ में ओल्ड बिल्डिंग्स हो गया, जैसे जो हेरिडिटरी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं हमारी, ठीक है, आप उनको प्रोटेक्ट वगैरह करोगे, ठीक है। देन आएगा रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट रखा था इन्होंने 175 गीगावाट का बाई 2022। तो ये आप थोड़ी चीज़ें यहाँ पे इसके बारे में फैक्ट जो है वो आप अच्छे से देख लोगे।
एम क्या था इंडिया में सस्टेन डेवलपमेंट गोल का कि आप पॉवर्टी को ख़त्म करना है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, क्लीन वाटर, साफ़ सफाई हो गया, ठीक है, हंगर कम करनी है, एड्स, ठीक है, इसको रेडिकेट करना है हमें, ठीक है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि HIV से होती है हमारी, इसके बारे में हम डिजीज़ में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जो वुमेन है ये भी आप कम करोगे, एंड गर्ल्स हेल्थ को लेके आप बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आओगे। तो ये एम थे हमारे। उसके बाद ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है याद रखना है कि कार्बन ग्रोथ लो, रिसोर्स एफिशिएंटली यूज़ करने हैं, वेस्टेज नहीं करना है, और सोशल इंक्लूसिव। सोशल इंक्लूसिव क्या होता है कि सोसाइटी में जो भी ग्रुप है, ठीक है, हर ग्रुप का इक्वल डेवलपमेंट करोगे आप, ठीक है, मतलब बराबर की अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, बराबर का विकास। और रिसोर्स एफिशिएंट क्या होता है कि वेस्टेज नहीं करना है, डिग्रेडेशन नहीं करना है, और जो कार्बन का एमिशन हो रहा है वो आप कम करोगे, तो इसको बोलते हैं ग्रीन इकॉनमी, ठीक है। तो ये याद रखना, तीनों को मिला के बन जाता है हमारा ग्रीन इकॉनमी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ अ पेज, ठीक है, इसका था पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकॉनमी, ठीक है, और ये लॉन्च किया गया था 2013 में, ठीक है। इनका था कि जो भी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होंगी वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए चलोगे, ठीक है, इसका डिग्रेडेशन नहीं होने देना है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ करवाओगे आप, ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो ये याद रख लेना है, पेज इसकी फुल फॉर्म है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म है, और इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद पेज जो है अगर हम बात करें तो ये सारी एजेंसीज़ जो है वो मिलके काम करती हैं, ठीक है, जैसे UN इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये आप मेरे को बताओगे, ठीक है। याद रखना है लेबर आ रहा है ना, तो लेबर का जिनेवा आ जाएगा, ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ये याद रखना है आपने, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड इसका हेडक्वार्टर है। इसका ट्रिक कैसे रखोगे याद, देखो लेबर जो होती है ना, लेबर की जान चली जाती है कभी कभी काम पे, तो जिनेवा जान, ऐसे ट्रिक रिलेट कर लो, ठीक है। लेबर जो है क्या करती है जब वो काम करती है कहीं से, तो अगर प्रॉपर वहाँ पे सेफ्टी मेज़र नहीं अपनाते हैं वो, तो उनकी जान चली जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से। तो ये आप याद रखोगे, जान चली जाती है मतलब जिनेवा इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और UN इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलके पेज को इम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है, कि हम इकॉनमी जो है उसके साथ साथ अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है, और जो भी हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट है वो एकदम इंक्लूसिव होनी चाहिए। डन। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स जो कि रहेंगे हमारे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, या इसमें जो भी इकोसिस्टम है, हमारे बायोडाइवर्सिटी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ अ क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट लिख रखे हैं और एकदम क्वालिटी मटेरियल आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमारा हुआ था जापान के अंदर, ठीक है, और इसका एक फैक्ट याद रखना, कनाडा जो है उसने क्योटो प्रोटोकॉल को क्विट कर दिया था 2012 में। ये आपको पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने अपने आप को यहाँ एग्जिट हो गया था और कब हुआ, ये 2012 में कौन सा कंट्री जो है उसने अपने आप को विदड्रा कर लिया क्योटो प्रोटोकॉल से। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो इनका मेन यही था कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है हमारी हैं, इनके एमिशन आप क्या करोगे, कम करोगे। ये कम करने के लिए एक हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ठीक है, या प्रोटोकॉल सेट किए गए थे, कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऐसे याद रखो। ग्रीन हाउस गैसेस में बात करें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, SFS6 हो गया यानी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, और PFCS हो गया जिसको हम बोलते हैं परफ्लोरोकार्बन्स। तो इनका आप जो है वो एमिशन कम करोगे। डन। जिससे हमारा क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होता है बाद में, कि एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है और बाद में हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद याद रखना है आपने कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये किसके अंदर आता है, तो याद रखोगे आप UNFCCC। इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, तो इसी के अंडर आता है, ठीक है, और ये 1997 में आया था, ये आप याद रखोगे। उसके बाद इसके बारे में फैक्ट, ये 2 फैक्ट याद रखना, ठीक है। इसका कमिटमेंट पीरियड पहला 2008 से लेकर 12 तक लिया गया, इन्होंने 5 साल का टाइम था, और इन्होंने बोला कि हम 5% रिडक्शन करेंगे किस में, एमिशन में, किसकी एमिशन में, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में। उसके बाद क्या हुआ, दोहा कतर के अंदर है, वहाँ पे अमेंडमेंट हुई, सुधार लाया कुछ,
और फिर इन्होंने सेकंड कमिटमेंट ली, ठीक है, जो कि 13 से लेकर 20 तक पीरियड था, और इन्होंने बोला हम 18% तक रिडक्शन करेंगे किसकी, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में। और पहली बार याद रखना है, जो हमारा कमिटमेंट पीरियड नंबर 1 था 8 से लेकर 12, यहाँ पे 37 कंट्रीज जो थे इन्होंने कमिटमेंट ली थी। उसके बाद याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किसने करा, पेरिस एग्रीमेंट, जो हमारा हुआ 2015 में, ठीक है, पेरिस फ्रांस के अंदर, ये आपको पता है, और जिसको COP21 भी कहते हैं। और इसको फुल फॉर्म क्या होता है COP का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, मतलब जो भी नेशन इन्वॉल्व है वहाँ पे। और इन्होंने बोला कि जो टेम्परेचर है उसको हम 2 डिग्री से कम रखेंगे, जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे। और इन्होंने और भी टारगेट लिया था कि आने वाले टाइम में 1.5 से डिग्री सेल्सियस से कम ही रखेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा रख लोगे, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कब, 1997 में, और ये फोर्स में कब आया था, याद रखना 16 Feb 2005 में। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछा जाता है कि इंडिया ने कब इसको साइन करा, तो 26 अगस्त 2002 में, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में इतना ही। उसके बाद याद रखोगे आप कि जो ये प्रोटोकॉल था, ठीक है, इसके जो डिटेल्ड रूल थे वो अडॉप्ट किए गए जब हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ 7, जो कि कहाँ हुआ था, माराकेश मोरक्को के अंदर, ठीक है, जिसको हम माराकेश एकॉर्ड भी कहते हैं। डन, ये हुआ 2001 के अंदर, ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड क्या आ जाएगा, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ठीक है, ये हमारा 1972 में हुआ, ठीक है। और इसको याद रखना है, यूनेस्को कॉन्फ्रेंस हुआ था ये। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एजुकेशनल साइंटिफिक, ये आप याद रखो थोड़ा, साइंटिफिक। और फिर आ जाएगा हमारा क्या, कल्चरल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना है आपने इसकी फुल फॉर्म। पेरिस फ्रांस 1972 में हुआ था ये, और ये फोर्स कब आया, 1975 के अंदर, ठीक है। इसका एम यही था कि जो भी वर्ल्ड के अंदर कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इंडिया कब साइन करा इसको, 1977 में, ठीक है। अभी इसकी कितनी स्टेट पार्टीज हैं याद रखोगे आप, 194। और वर्ल्ड हेरिटेज फंड भी बनाया गया इन्होंने कब, 1977 के अंदर, जब इंडिया ने इसको ज्वाइन करा था, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है, जो कि फ़ंड वगैरह प्रोवाइड करेगा जो भी कंट्रीज इसके पार्टीज मेंबर हैं। देन आ जाएगा हमारा फोर्थ, दैट इज़ साइट्स। अब साइट्स की फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फना। अब फ्लोरा क्या होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। फाना क्या होता है, एनिमल्स, जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं। इनका आप जो है वो ट्रेड नहीं करोगे इंटरनेशनली, ठीक है। जो इंडेंजर स्पीशीज़ हैं, इंडेंजर स्पीशीज़ मतलब जो जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, ये याद रखना है आपने, इनका ट्रेड नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट करोगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, 3 मार्च 2013 के बाद हर 3 मार्च जो हमारा आता है हर साल, वहाँ पे मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये हमारा जो साइट है, ठीक है, इसको ड्राफ्ट किया गया था 1963 के अंदर, ठीक है। IUCN की मीटिंग हुई थी। IUCN की फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ठीक है, थोड़ा खुद से भी करो, ठीक है। IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो लिख लो इसको भी, क्या थी इसकी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेचर तक ही आपको देखने को मिलता है इसका फुल फॉर्म, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो IUCN की एक मीटिंग होती है 1963 के अंदर, वहाँ पे ड्राफ्ट किया गया था साइट्स को, और ये फोर्स कब आया, जुलाई 1975 में, ये भी आप याद रखोगे। साइट का सेक्रेटरीट कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की ट्रेड करेंगे अगर उनका इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम क्या करेंगे, वो ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, जान जा रही है उनकी, तो ऐसे याद रख लो, इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा, जे से जान जा रही है, और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, साइट्स का सेक्रेटरीट जो है। और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, याद रखना है आपने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम।
अब पार्टीज वगैरह पूछा नहीं जाता है, लेकिन क्या पता पूछ ले कोई। तो साइट्स जो है इसके अंदर कितने पार्टीज हैं इसकी, 184 कंट्रीज़। इंडिया ने कब करा, 1976 में, ठीक है। इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है। और जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, सुंदरलैंड, अंडमान निकोबार वाला रीजन आ जाएगा हमारा इसमें, हिमालयास और इंडो बर्मा रीजन जो हमारा है, ठीक है। तो ये 4 हमारे आ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कि इंडिया के अंदर है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ऐसा रीजन जहाँ पे वैरायटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये याद रखोगे आप। वैसे बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वैरायटी ऑफ लाइफ। और हॉटस्पॉट वो रीजन होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद याद रखना साइट्स का जो हमारा हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 3, वो इंडिया में हुआ था 1981 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है आपसे कि जो साइट का कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ इंडिया के अंदर हुआ था, तो 3rd हुआ था, कब हुआ था, 1981 में। उसके बाद आ जाएगा देखो यहाँ पे कन्वेंशन ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, या बर्ड्स हैं जो कि माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, उनका आपको कंजर्वेशन करना है। उसके लिए एक कन्वेंशन हुई थी, ठीक है। ये हुई थी हमारी 23 जून 1979 को, ठीक है। और जिसको CMS भी कहते हैं, याद रखना, मतलब कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है। और इसको बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं, या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, CMS, ये याद रखना है। क्योंकि बोन कन्वेंशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोन जर्मनी के अंदर इसको वहाँ पे हुई थी ये, ठीक है। और ये फोर्स कब आया, 1983 में, ठीक है। और साइन यानी हुई कब थी ये, 1979 में ड्राफ्ट किया गया, 83 में केम इनटू फोर्स, 133 पार्टीज, इंडिया ने इसको करा 1983 में ज्वाइन। इसका एम वही था कि आपको माइग्रेटरी स्पीशीज जो भी बर्ड्स की हैं उनको आप कंजर्व करोगे और उनके हैबिटेट को। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में आपको यहाँ पे मलाई मिल गई। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट 6, दैट इज़ अ वीना कन्वेंशन, ठीक है। वीना कन्वेंशन कहाँ हुई, ऑस्ट्रिया, 1985 के अंदर वीना के अंदर हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये था प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए, ठीक है, ये याद रखोगे आप कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वीना कन्वेंशन में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे था कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनकी प्रोडक्शन कम करेंगे हम, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यहाँ पे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ये 22 मार्च 1985 को 28 कंट्रीज़ ने इसको साइन करा था, ठीक है, याद रखोगे आप। इंडिया ने इसको कब करा, याद रखोगे, 1991 के अंदर 18 मार्च को। और 198 इसके कंट्रीज़ हैं, रेटिफायर्स हैं, रेटिफायर मतलब जिन्होंने फॉर्मल इसको कंसेंट दे दी है, ठीक है। उसके बाद याद रखना 22 मार्च 1985 को इसको साइन किया गया वीना कन्वेंशन को। अफेक्ट में कब आया ये, 22 सितंबर 1988 को, ये आप याद रखोगे। और याद रखना ये जो हमारी कन्वेंशन है ना, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और दूसरा वीना कन्वेंशन, ये दोनों यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, यानी रेटिफिकेशन का मतलब क्या होगा, इनको दोनों मतलब जो भी हमारे कंट्रीज़ हैं सभी कंट्रीज़ ने इसको क्या कर दिया, फॉर्मल अप्रूवल दे दिया, ठीक है, 2009 के अंदर। ये याद रखोगे इन दोनों कन्वेंशन को, मॉन्ट्रियल को और वीना कन्वेंशन को। ये आपसे पूछा जा सकता है, ईयर पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल रेटिफिकेशन कब हुई, वीना कन्वेंशन की और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो 2009 के अंदर। उसके बाद आ जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा क्या है कि आप प्रोडक्शन और इंपोर्ट जो है हमारा ODS का, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ठीक है, उनको आप क्या करोगे, प्रोडक्शन उनकी स्टॉप करोगे या कम करोगे, और इनका इंपोर्ट भी आप नहीं करोगे। जिसमें हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन आता है, ठीक है, हेलोन्स हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। तो ये हमारे सारे के सारे क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। तो इनका आप प्रोडक्शन और इंपोर्ट जो है वो नहीं करोगे। उसके लिए एक कन्वेंशन हुई थी मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा के अंदर, ठीक है, और 1987 में इसको साइन किया गया था, याद रखोगे आप। और अफेक्ट में कब आया ये, जनवरी 1889 को, 1989 को, ठीक है, 1989 को। उसके बाद इंडिया ने इसको कब करा, 19 जून 1992 को, ये याद रखोगे आप। अब क्या हुआ, याद रखना है आपने, एक अमेंडमेंट हुई किगाली में, ठीक है, ये रावंडा कंट्री के अंदर आता है, ठीक है, 2016 के अंदर हुई।
इनमें क्या डिसाइड करा कि अभी हम जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना, ठीक है, इसका प्रोडक्शन और कंजप्शन भी कम करेंगे या इसका भी बंद करेंगे। डन, इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये भी हमारा ODS में आता है। तो इसके लिए किगाली अमेंडमेंट हुई थी, ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद आ जाएगा बेसल कन्वेंशन, ठीक है, 22 मार्च 1989 को हुआ बेसल, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ठीक है। और फोर्स में कब आया ये? 1992 में। इंडिया ने इसको करा 1992 में ज्वाइन, और इंडिया में कब फोर्स में आया ये? 22 सितंबर 1992 में। बेसल कन्वेंशन देखो, बेसल स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, ये याद रखोगे आप, ठीक है। और इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि देखो, हज़ार्डस वेस्ट, क्या कोई भी ऐसा वेस्ट जिससे क्या होता है, लाइफ को थ्रेट हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो भी आप इंटरनेशनल गाइडलाइंस, ठीक है, दी गई थी कि इसका आप जो मोमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, हज़ार्डस वेस्ट का डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, वो आप उसके ऊपर कुछ रेगुलेशन या कुछ गाइडलाइन दी गई थी, ठीक है। तो बेसल कन्वेंशन में वो दी गई थी, ये आप याद रखोगे। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे आप, ठीक है। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो देखो ये हज़ार्डस वेस्ट मैंने बताया ना, लाइफ को थ्रेट, तो वही आप करोगे कि जान ले सकते हैं, तो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका अगेन ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, तो ये हमारी बेसल कन्वेंशन हुई थी। उसके बाद देखो यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे कन्वेंशन हुई 1992 में, याद रखोगे आप, ठीक है। एंड केम इनटू फोर्स 1993, और ये भी आप याद रखोगे। इंडिया ने इसको करा 1994 में ज्वाइन, 196 पार्टीज़ हैं। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी भी बोला जाता है इसको, ठीक है, या सिंपल बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। उसके बाद ये भी याद रखना है, ये किसके अंदर आता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर। और 1992 में ही इसको अडॉप्ट किया गया था, जब हमारा क्या हुआ था? अर्थ समिट, ठीक है। और वहाँ पे हमारी दो चीज़ें जो है वो अडॉप्ट की गई थी, एक तो वही यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, और दूसरा UNCCC यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये याद रखोगे आप। रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, ये आप सबको पता है, अर्थ समिट। अब यहाँ पे आएगा कन्वेंशन बेस्ड, मतलब इसी कन्वेंशन के आधार पर, याद रखना है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हुई, इसी के आधार पर क्या करा? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया हमारा कब? 2002 में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया? 2002 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे जो कन्वेंशन हुई वो कब हुई? 1992 में। तो इनका मेन यही था कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है हमको, ठीक है। और जो हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ, इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर, ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद आता है 10th UN कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि जब हमारी फर्टाइल लैंड जो है उसका डेजर्ट बन जाए, ठीक है। अब डेजर्ट बन जाता है, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब, यहाँ पे क्या हो रहा है कि केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है और सैंड बनता जा रहा है, यानी सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है और वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? डेजर्ट में, ठीक है। यानी सैंड जो है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो उसको कम्बैट करने के लिए एक कन्वेंशन हुई, ठीक है, 1994 के अंदर, और केम इनटू फोर्स दिसंबर 1996 में। एंड याद रखना है आपको, ये भी हमारा फुल फॉर्म इसकी UNCCD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन ऑन, ये आप याद रखोगे, ठीक है। देन इंडिया ने इसको साइन करा कब? 14 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन आ जाएगा इसका फुल फॉर्म, ये आपको पता है। उसके बाद इंडिया ने इसको साइन करा 14 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। और रेटिफाइड, यानी रेटिफाइड का मतलब क्या होगा कि कंसेंट, फॉर्मल असेंट दे दी 17 दिसंबर 1996 को। इनका मेन यही था एम कि आप जो भी लैंड एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी है उसको रिस्टोर करोगे, ठीक है। और जो ड्राउट के इफेक्ट हैं इनको कम करना है हमको। और इन्होंने एक चैलेंज लिया जिसको बून चैलेंज भी कहते हैं हम। इन्होंने बोला कि हम 2020 तक 150 मिलियन जो वर्ल्ड की डिफॉरेस्टेटेड और डिग्रेडेड लैंड है, हेक्टर में बोला गया था, उसको हम क्या करेंगे? रिस्टोर करेंगे। और 350 मिलियन हेक्टर लैंड जो है बाई 2030 तक उसको रिस्टोर करेंगे। तो ये इनका टारगेट था। और इंडिया ने जो है वो होस्ट करा था UNCDD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन
कोप 14 ये कब करा, 2 से लेके 13 सितंबर 2019 के अंदर ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ये याद रखोगे आप, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो UNCCD जो है ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद देखो यहाँ पे रोटरडैम कन्वेंशन आ जाएगा हमारा 1998 में। क्या रोटरडैम कन्वेंशन आ जाएगा 1998 में। इसको अडॉप्ट किया गया 10 सितंबर 1998 को। रोटरडैम कहाँ पे है, नीदरलैंड में, ये याद रख लेना है आपने। रोटरडैम कहाँ पे है, नीदरलैंड में। फोर्स में कब आया ये, 24 फेब 2004 में, ठीक है। और इंडिया ने इसको कब ज्वाइन करा, 20 मई 2005। और इंडिया में कब फोर्स में आया ये, 22 अगस्त 2005 में। 163 पार्टीज़ हैं, 72 सिग्नेचरीज हैं जिन्होंने सिग्नेचर करे हैं। इसमें यही होता है कि आप अगर कोई भी हज़ार्डस केमिकल का इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, पहले ही इंपोर्ट करने वाले कंट्री को उसके बारे में हर चीज़ बता दोगे, प्रॉपर गाइडलाइन कैसे हैंडल करना है उसको, ठीक है, प्रॉपर प्रिकॉशंस जो भी आपको लेने हैं उसको हैंडल करते समय, तो वो सारी चीज़ें उसको आप बताओगे इंपोर्टर कंट्रीज़ को। कौन बताएगा, एक्सपोर्टर कंट्रीज़। तो वही है PIC यानी प्रायर इन्फॉर्मेशन कंसेंट सर्टन हज़ार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। एक्सपोर्टर जो होगा वो इन्फॉर्म करेगा इंपोर्टर को ऑल दी इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड होगी कि कैसे इस केमिकल को आपको हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, मतलब ऐसे पोल्यूटेंट जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत देर तक रह सकते हैं, ठीक है। ये 2001 में हुई हमारी कन्वेंशन, ठीक है। इसमें यही था कि आप प्रोडक्शन और यूसेज जो है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का वो कम करोगे, जैसे एल्ड्रिन, क्लोरडेन, DDT, डाई एल्ड्रिन, ठीक है, एंड्रिन, ये कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के नाम है। तो इनका प्रोडक्शन और यूसेज जो है वो आप कम करोगे। इसको साइन किया गया था 22 मई 2001 को और केम इनटू फोर्स 17 मई 2004। उसके बाद आता है हमारा क्या, ग्लोबल टाइगर फॉर्म। तो ये याद रखना कहाँ पे बनाया गया था, ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। एक सिंपोजियम हुआ था ये 1993 में। क्या हुआ था, सिंपोजियम, यानी ऐसे लगा लो मंच, बैठक हुई थी, ठीक है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 3000, ठीक है, 682। सबसे ज़्यादा लाइन कहाँ पे है, तंजानिया, ठीक है, और अप्रॉक्स 14,500। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, ग्लोबल टाइगर फर्म का, न्यू दिल्ली में। इसका वही था कि वर्ल्ड वाइड कैंपेन प्रमोट करोगे कि टाइगर को बचाना है आपको, उनके हैबिटेट को। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में आया 1973 में, ठीक है। और कि इंडिया के अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको बढ़ाना है हमें, और इंदिरा गांधी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हमारा पहला नेशनल पार्क है, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है, वहाँ पे ये लॉन्च किया गया था, ये याद रखोगे आप। उसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट पेज है ये, नहीं अभी और भी है, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। तो व्हेलिंग से आप समझ रहे होंगे व्हेल, ठीक है। तो याद रखना 1946 2 दिसंबर को आया ये। और इनका मेन यही था कि आप ग्लोबली व्हेल मैनेजमेंट और उसके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स लगाओगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एमिंगटन, UK में। उसके बाद मिनीमाटा कन्वेंशन, ठीक है, 2013 में इसको साइन किया गया, 2017 में ये केम इनटू फोर्स। और इसका जो कोप 1 है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 2017 में हुआ जिनेवा के अंदर, ठीक है। अब देखो मिनीमाटा जो है वो मरकरी की टॉक्सिसिटी से डिजीज़ होती है, ठीक है, याद रखना। तो जान लेता है ये भी हमारा, तो ऐसे याद रख लो। इसका पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था पार्टीज़ का वो जिनेवा में हुआ। इसमें यही था कि आपको मेन एम था कि ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमें, किससे, मरकरी के हार्मफुल इफेक्ट से और जो भी कंपाउंड मरकरी से बनते हैं। इसको अडॉप्ट किया गया था, याद रखना है कहाँ पे, कुमामोटो जापान के अंदर 10 अक्टूबर 2013 में। और केम इनटू फोर्स, ये आपको मैंने बताया, 16 अगस्त 2017 को आया। और याद रखना मिनीमाटा जो नाम पड़ा है ये किसके नाम पे पड़ा है, एक बे है, ठीक है, कहाँ पे, जापान के अंदर, मिनीमाटा, उसके आधार पर इसका नाम पड़ा। वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई थी मरकरी से, ऐसे याद रखो। उसके बाद UNEP आ जाएगा हमारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, 1972। अभी याद आएगा आपको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे, याद रखना है आपको, नैरोबी, कहाँ पे, केनिया में। ये क्या करता है, मॉनिटर करता है एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट आते हैं हमारे, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, क्लाइमेट स्टेबिलिटी,
पोल्यूशन फ्री फ्यूचर। तो इनके रिलेटेड जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ये, ठीक है, यानी मॉनिटर करते हैं इन्वायरमेंट को। और स्टॉकहोम कहाँ है, स्वीडन के अंदर, ठीक है, और जून 1972 को आया था। 193 इसके मेंबर हैं, ये आप याद रख सकते हो। तो इसके बारे में याद रखने का एक यही है कि कब आया, हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसके मेन काम क्या है। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा UNC ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसका नाम था, तो जो हमारा Rio+20 हुआ था, ठीक है, ये आप याद रखोगे, 2012 के अंदर हुआ था ये, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, जून 20 से लेके 22 तक चला था ये 2012 के अंदर। और मार्क+20 रियो, ये वही आएगा उसकी एनिवर्सरी मनाने के लिए। एनिवर्सरी नहीं, मतलब यहाँ पे यही था कि देखने के लिए कि हमने कितना अचीव करा, असेस करने के लिए, जो हमारा अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ऑब्जेक्टिव क्या थे कि गवर्नमेंट, इंटरनेशनल NGOs, एजेंसीज जो है सबको लेके आना है एक साथ और मिल के काम करना है पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, क्लीन एनर्जी और सस्टेन डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। बाकी मैंने बताया सस्टेन डेवलपमेंट में हमारे 3 पिलर आते थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट 2015, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को इसने रिप्लेस करा था, मैंने आपको बताया था। एंड फ्रांस के अंदर बाकी भैया आएगा कि इसकी एम क्या था इसका, टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। 195 नेशन, ठीक है, और ये हमारा हुआ था 13 नवंबर से लेके 11 दिसंबर 2015 के अंदर। और कीप द ग्लोबल टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखना आपको, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिस एग्रीमेंट में कितना डिसाइड करा गया था, तो कि ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हो रहा है इसको हम बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। डन, तो ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। उसके बाद पेज के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, एंड 2013 में आया था, ये लॉन्च किया गया था और एमर्ज हो गया था ये हमारा कहाँ पे, UNCSD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में जो हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, वहीं पे एमर्ज हुआ था ये, ठीक है। इसका वही था कि इंक्लूसिव ग्रोथ करवाओगे आप, ठीक है, कि ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आप इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ अपना इकोसिस्टम यानी अपना जो इन्वायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करोगे, यानी उसको भी ध्यान में रखोगे। फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, ठीक है, इनकम क्रिएट करना, जॉब, पॉवर्टी और इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना। डन, उसके लिए एक पेज, तो इसका पेज की फुल फॉर्म आप सबको पता है, अभी मेरे को आप कमेंट में बताओगे, मैंने पीछे बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद अभी आ जाएंगे हमारे MCQ, और आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी लिख रखी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रखा है। तो जो आपको चीज़ें जानना ज़रूरी होती है वो सारी यहाँ पे लिख रखी हैं। भाई एक दो बार अगर आप रीड करोगे तो आपको आसानी से चीज़ें ये लर्न हो जाएंगी। उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहला इसका क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन कौन सी है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ये मैंने अभी आपको बताया पीछे, ठीक है। तो इसमें यही था कि आप प्रेजेंट की नीड्स फुलफ़िल करोगे रिसोर्स का यूज़ करके, लेकिन फ्यूचर की नीड्स कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है आपको, फ्यूचर जनरेशन की। तो ये इसका A आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ऊपर डेफिनेशन से ये क्वेश्चन आ जाएगा, गया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे इनमें से पिलर कौन सा नहीं है, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसका क्या था, देखो हमारा था इकोनॉमिक, था आर्थिक, सामाजिक और इन्वायरमेंट, लेकिन टेक्नोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी नहीं था। तो ये हमारा पिलर नहीं है, यानी इनको हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। डन। उसके बाद देखो यहाँ पे ग्लोबल फर्स्ट कंसेप्ट जो है सस्टेन डेवलपमेंट का कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये आपको बताना पड़ेगा मेरे को, अभी कहाँ पे किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट टाइम जो डेफिनेशन है वो हमारी कहाँ पे कॉइन की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो मैंने आपको बताया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। डन, तो इसका ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट डज द टर्म ट्रिपल बॉटम लाइन। तो ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है, याद रखना है आपने, प्रॉफिट, पीपल, प्लेनेट, ठीक है। ये आप याद रखोगे, प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन लोगों का भी ध्यान रखना है और प्लेनेट को भी आपको प्रोटेक्ट करना है। तो ये आ जाएगा हमारा ट्रिपल बॉटम लाइन। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इनमें से, तो इनमें से बताओ मेरे को कौन सा है, ठीक है। क्या रिसोर्स को ख़त्म करना है, नहीं। क्या इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाना है तो उससे पोल्यूशन हो जाएगा, ये भी नहीं करोगे आप। क्या ओवर एक्सप्लॉइट करोगे रिसोर्स का, मतलब या ज़्यादा यूज़ करोगे
और ख़त्म कर दोगे, नहीं। तो इसका आ जाएगा इंटर जनरेशनल इक्विटी को प्रमोट करना है कि ये जनरेशन इसकी नीड्स फुलफ़िल होनी चाहिए, आने वाली जनरेशन उसकी भी, उसके बाद जो भी आएगी सभी जनरेशन्स की नीड फुलफ़िल होनी चाहिए। तो मतलब इक्विटी यानी इक्वालिटी को प्रमोट करना है आपको, इंटर जनरेशनल इक्विटी। उसके बाद आता है ब्रुटलैंड कमीशन जो है, ठीक है। इनमें से कौन सी जो है रिपोर्ट का टाइटल था उसका, तो मैंने आपको बताया था, बताओ मेरे को कौन सा था। तो आवर कॉमन फ्यूचर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो एडवोकेट करता है, क्या एडवोकेट करता है, तो यही करता है कि आपको पहले ही प्रिकॉशन ले लेने हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर टू प्रिवेंट इन्वायरमेंट को बचाने से, ठीक है, उसको हार्म होने से रोकना है हमें पहले ही। बेशक हमें उसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिली है कि नहीं, लेकिन हाँ अगर वो हो सकता है उसके कारण अफेक्ट इन्वायरमेंट जो हमारा है, तो आप पहले ही जो है वो मेजर्स अपना लोगे। तो ये आ जाएगा हमारा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। उसके बाद अभी आप 2 मिनट दोगे मेरे को, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, जो क्या कहता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था यूनाइटेड नेशन, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक तो नहीं करता है हमारा, ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है याद रखना है, इसका बनाया गया था 1995 के अंदर, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या काम होता है इसका, यही होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होता है ना, जो ट्रेड के ऊपर बैरियर लगा देते हैं बहुत सारे कंट्रीज़, तो उनको ये सभी को हटाता है। तो इसको वॉच डॉग भी कहते हैं, ठीक है, वॉच डॉग भी बोलते हैं, जो कि पूरे कंट्रीज़ के बीच में जो मल्टीलेटरल या बाईलेटरल ट्रेड होते हैं उनको ये सुपरवाइज़ करता है, ठीक है। इससे पहले जो सुपरवाइज़ करता था वो होता था हमारा गार्ड, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। और गार्ड को रिप्लेस कर दिया था किसने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 1995 के अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पे, ये देखो अभी आ गया लाइफ बिलो वाटर, तो ये आप मुझे खुद बताओगे, ठीक है। बिलो वाटर आएगा, उसके बाद हमारा क्या था, लैंड पे, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने बताई थी, आप बताओ कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था वो। अब देखो यहाँ पे इनक्वालिटीज़ ख़त्म करनी है, तो मैंने ये भी बताया था आपको, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ठीक है। उसके बाद इनमें से आ जाएगा कि कौन सी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, BLE, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ये आपको मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मैंने ऊपर समझाया था आपको, बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, ठीक है। तो इसका आ जाएगा वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। तो ये मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन कम करनी है आपको, तो बताओ इनमें से कौन सा हुआ था, ये भी आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी काज क्या था ओजोन लेयर डिप्लीशन का, तो ये मैंने आपको बताया था CFC सबसे ज़्यादा घातक, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद ग्रीन वाशिंग क्या होता है ये आपको मैंने नहीं बताया। तो ग्रीन वाशिंग का ये होता है कि कुछ कंपनीज़ क्या होती हैं, प्रोडक्ट बताती हैं कि ये हमारा इको फ्रेंडली है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता है। तो इसका आ जाएगा एक डिसेप्टिव प्रैक्टिस होती है, धोखाधड़ी की टेक्निक है,
जिसमें आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो एज एनवायरनमेंट फ्रेंडली, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रीन वाशिंग। ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी सेक्शन है सोसाइटी में, सबकी ग्रोथ एक साथ बराबर होनी चाहिए, सबको बेनिफिट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा कि की चैलेंज क्या है हमारा अचीविंग करने में, किसको अचीव करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो ये वही आ जाएगा कि अगर बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है किसके साथ साथ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ साथ, तो बैलेंस करना मुश्किल है। डन। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो आपको इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इंडस्ट्रीज लगाओगे तो इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, वो तो होगा ही होगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में बैलेंस रखना ये थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद आता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो जो भी कोई फैक्ट्री लगाता है, ठीक है, तो उसकी सोसाइटी के प्रति यानी कमिटमेंट टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द वर्क फोर्स, देयर फैमिलीज एंड सोसाइटी, ठीक है। उनकी लाइफ को भी आपको बढ़ाना है, ठीक है, बिजनेस के साथ साथ। तो ये आ जाएंगी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन आता है कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कार्बन फुटप्रिंट होता है टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होती है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी भी प्रोडक्ट के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। अब मेरे को बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कितनी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये याद रखना 0.04% होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा कौन होती है हमारी, नाइट्रोजन होती है जो कि 78%, और ऑक्सीजन होती है हमारी 21%, ठीक है। और आर्गन होती है हमारी 0.9%, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है, ऑक्सीजन और ये हमारी आर्गन, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का आपको मिलता नहीं है कहीं पे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या था यहाँ पे, विच रिपोर्ट इज़ वाइडली क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये मैंने आपको बताया था कौन सी रिपोर्ट थी जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और ज़्यादा पॉपुलराइज करा था और डेफिनेशन भी दी थी। तो ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट या ब्रुटलैंड कमीशन, जिसमें रिपोर्ट दी थी, टाइटल था क्या, आवर कॉमन फ्यूचर। डन। उसके बाद आ जाएगा, और हुआ कब था ये ब्रुटलैंड, ये आपको पता होना चाहिए, 1987 में। डन। उसके बाद आ जाएगा हमारा 22 क्वेश्चन कि ये देखो यहीं पे पूछ दिया कि आवर कॉमन फ्यूचर कौन से ईयर में जो है इसको पब्लिश हुआ, 1987। अर्थ समिट जो है एक सिग्निफिकेंट इवेंट था हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। अभी बताया था मैंने ब्राज़ील के अंदर, कौन सी सिटी थी वो। उसके बाद अर्थ समिट जो हुआ था, ठीक है, उन्होंने एक की डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करा था सस्टेन डेवलपमेंट पे, उसका नाम क्या था, एजेंडा 21, ये भी आप याद रखोगे। विच इंटरनेशनल इवेंट इन 2002 हेल्ड इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, और जिसका फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और रीअफर्म द ग्लोबल कमिटमेंट टू एजेंडा 21। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। तो याद रखना इसका नाम था वर्ल्ड समिट, ठीक है। और जो हमारा 2012 में आएगा +20, उसका नाम था यूएन कॉन्फ्रेंस, क्या था उसका, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये याद रखना है आपने। उसका यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, इसका क्या आ जाएगा, यूएस नहीं, यूएन, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट था उसका, और इसका था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यही हमारे यहाँ पे MCQ 25 ख़त्म हो जाते हैं। और आई होप कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें कुछ नई सीखने को मिली होंगी यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर ऐसा है तो आप सभी के सभी वीडियो को ख़त्म होने के बाद चैनल को करोगे सब्सक्राइब, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आपको अच्छे से लर्न हो ही गए होंगे, ठीक है। कन्वेंशन में क्या आता है कि आपको कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं, डेट्स वगैरह, ठीक है, सिटीज़ वगैरह, वो तो आपको करनी पड़ेंगी। सो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, अपने सभी नियर एंड डियर से। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।